हेलो एनिमे गैंग, आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ सोलो लेवलिंग की मानवा को, जिसमें मैं कवर करूंगा रेड गेट आर्क को, जिसमें मानवा के चैप्टर 46 से लेकर 55 तक कवर होंगे, जो कि सीजन 2 की स्टोरी को कवर करता है। अगर आपने इससे पहले का सीजन 1 नहीं देखा है तो आप उसे पहले देख लें। इस आर्क की शुरुआत होती है जहाँ पर जिन्वू ने अपनी क्लास चेंज कर ली होती है और वो एक शैडो मोनार्क में बदल जाता है। इसके बाद हमें जिन्वू को दिखाया जाता है जो कि उस पोर्टल में से बाहर निकलता है शैडो मोनार्क बनने के बाद। अब जिन्वू ने पूरी रात फाइट की होती है, इसलिए वो घर पे जाके सीधा सो जाता है। तभी उसके पास उसकी बहन का कॉल आता है जो उसे बताती है कि आज उसकी पेरेंट्स टीचर मीटिंग है जिसमें जिन्वू को आना है। जिन्वू उससे टाइम पूछता है जहाँ पर वो बताती है कि इस समय 2 बज रहे हैं और उसे पेरेंट्स टीचर मीटिंग में 5 बजे तक पहुँचना है। और जिन्वू भी काफी तेजी में कहता है कि मैं 5 बजे तक वहाँ पर पहुँच जाऊंगा, तुम चिंता मत करो। इसके बाद जिन्वू जल्दी से रेडी होकर अपनी बहन की पेरेंट्स टीचर मीटिंग में जाने लगता है, जहाँ पर वो सोचता है कि क्या उसे इन कपड़ों में अपनी बहन की टीचरों से मिलना चाहिए। इसके बाद जिन्वू बैंक में जाता है पैसे विड्रॉल करने के लिए ताकि वो कुछ अच्छे कपड़े खरीद सके। जहाँ पर जो बैंक की एम्प्लॉय होती है वो जिन्वू के विड्रॉल को देखकर काफी शॉक हो जाती है, क्योंकि यहाँ पर जिन्वू 1.4 बिलियन का विड्रॉ करने आया था। और ये देखकर वो एम्प्लॉय काफी शॉक होती है। वो एम्प्लॉय जिन्वू से पूछती है कि आप क्या काम करते हो, जिसमें जिन्वू बताता है कि वो एक हंटर है। अब वो एम्प्लॉय जिन्वू को कहने लगती है कि क्या आप हमारी कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहोगे, हम वीआईपी कस्टमर को काफी ऑफर देते हैं। जिसपे जिन्वू मना कर देता है और उसके बाद जिन्वू अच्छे कपड़े पहनकर अपनी बहन के स्कूल में आ जाता है, जहाँ पर उसकी बहन उसे सबसे पहले तो पहचान ही नहीं पाती है कि ये जिन्वू है। इसके बाद जिन्हा और जिन्वू साथ में स्कूल के अंदर जाने लगते हैं, जहाँ पर जिन्हा के जो दोस्त होते हैं वो जिन्वू को देखकर काफी शॉक हो जाते हैं। उन्हें जिन्वू एक सेलिब्रिटी लग रहा होता है। जिन्हा यहाँ पर जिन्वू को चिढ़ाती है कि तुम पूरी रात में कहाँ थे, क्या तुम अपनी गर्लफ्रेंड के साथ थे, जिस पर जिन्वू उसे डांटने लगता है। इसके बाद जिन्वू उसके टीचर से मिलता है, जहाँ उसकी टीचर भी जिन्वू को देखकर काफी शॉक हो जाती है। इसके बाद जिन्वू और जिन्हा की टीचर आपस में बात करने लगते हैं, जहाँ पर जिन्हा की टीचर उसकी काफी तारीफ करती है। इसके बाद जिन्हा की टीचर जिन्वू से पूछती है कि तो तुम एक हंटर हो, जिस पर जिन्वू कहता है हाँ मैं एक हंटर हूँ। तो मैं तुमसे पूछती हूँ कि अगर जिन्हा अवेकन हो जाए तो तुम क्या उसे हंटर बनने दोगे, जिस पर जिन्वू गुस्से में मना कर देता है। उसके बाद जिन्हा की टीचर बोलती है कि हाल ही में हमारी एक स्टूडेंट अवेकन हुई है और अवेकन होते ही उसने अपनी पढ़ाई छोड़ दी है, वो क्लास भी अटेंड नहीं कर रही है और अगर वो ऐसे ही करती रही तो हम उसे स्कूल में से निकाल देंगे और मैं नहीं चाहती हूँ कि वो अपनी पढ़ाई को इस तरीके से छोड़े। इसलिए वो जिन्वू से मदद मांगती है कि क्या तुम उस लड़की को ढूंढकर उसे कन्विंस कर सकती हो कि वो अपनी पढ़ाई पूरी करे। इसके बाद जिन्वू से पूछता है कि उस लड़की की आखिर रैंक क्या है, जिस पर उसकी टीचर बताती हैं कि शायद उसकी रैंक सबसे कम है, जिससे जिन्वू समझ जाता है कि उसकी रैंक ई है। और रैंक ई का मतलब वो जल्द ही खुद को किसी भी बड़े डंजन में मरवा सकती है, यानी वो किसी भी बड़े डंजन में जाके आसानी से मर जाएगी क्योंकि उसकी रैंक सबसे कम है। इसके बाद वो टीचर ये भी बताती है कि जो वो स्टूडेंट वो अवेकन हुई है वो जिन्हा की फ्रेंड है और उसका नाम हान सॉन्ग यी है। इसके बाद जिन्वू सीधा उसी स्टूडेंट के पास जाता है जिसका नाम सॉन्ग यी होता है और यही स्टूडेंट जिन्हा की दोस्त होती है। और ये लड़की और कोई नहीं बल्कि जिन्वू और जिन्हो की जो रेड पार्टी होती है उसी की मेंबर होती है। ये लड़की जिन्वू को यहाँ पर देखकर काफी शौक होती है और वो उससे पूछती है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। सॉन्गी भी समझ जाती है कि जिन्वू को उसकी टीचर ने ही यहाँ पर भेजा है उसे कन्विंस करने के लिए कि वो अपनी पढ़ाई चालू रखे, जिसमें जिन्वू मना करता है और बताता है कि उसकी बहन ने उसे उसके बारे में बताया है। सॉन्गी ये सुनकर काफी शौक हो जाती है कि जिन्वू जिन्हा का बड़ा भाई है, क्योंकि सॉन्गी जिन्वू से मिलने आई थी हॉस्पिटल में जब वो डबल डंजन से बाहर निकला था, बट उस समय पर सॉन्गी ने उसका चेहरा नहीं देख पाया था। इसके बाद सॉन्गी जिन्वू से कहती है कि तो तुम्हें टीचर ने सब कुछ बता दिया है, बट मैं पहले ही बता देती हूँ कि मुझे स्कूल में कोई इंटरेस्ट नहीं है और ना ही मैं इस हंटर की जॉब को छोड़ूंगी। इसके बाद जिन्वू सॉन्गी को समझाने लगता है कि वो एक ई रैंकर की हंटर है, तो वो इस काम में कभी भी ज्यादा पैसे नहीं कमा पाएगी, क्योंकि वो मॉन्स्टर पर अपने हाथों से कभी भी ज्यादा डैमेज नहीं दे सकती और उसे वेपन्स का ही इस्तेमाल करना होगा जो कि माना से हाईली इंचेंटेड हो और उसके अंदर बहुत सारा पैसा खर्च होता है। तो ओवरऑल उसके लिए ये हंटर की जॉब बहुत घाटेमंद साबित होगी। और ये सब सुनकर सॉन्गी को गुस्सा आने लगता है और वो जिन्वू से कहती है कि तुम मुझे लेक्चर ना ही दो तो ठीक है, क्योंकि तुम भी एक ई रैंकर के हंटर हो। और ये सुनकर जिन्वू कहता है कि मैं तुम्हें यहाँ पर ये कन्विंस करने के लिए नहीं आया हूँ कि तुम्हें स्कूल जाना चाहिए, बल्कि मैं तो तुम्हें एक बेटर हंटर बनाना चाहता हूँ। और फिर वो सोचता है कि अभी इसको रियलिटी के बारे में नहीं पता है कि हंटर की जॉब कितनी खतरनाक होती है और वो कितनी ब्रूटल हो सकती है। इसके बाद होंग डोंगसू को दिखाया जाता है जो कि एक एस रैंक हंटर होता है। इसको तुमने सीजन 1 में भी देखा होगा। वो अमेरिका से कोरिया में जिन्वू को मारने के लिए आया होता है और उसे एयरपोर्ट पर डायरेक्टर वू लेने आए होते हैं, जिसको की एसोसिएशन ने भेजा होता है। डोंगसू वू की बेइज्जती करता है और कहता है कि तुम्हें एसोसिएशन को छोड़कर मेरे साथ आ जाना चाहिए और उस बूढ़े गन्ही के लेफ्ट हैंड को काट देना चाहिए, जिसके कारण वो अपने राइट हैंड पर ही डिपेंड रहे। और इसका जवाब सिर्फ जिन्वू ये पूछकर लेता है कि तुम कोरिया में कितने दिन रहने वाले हो। इस पर डोंगसू कहता है कि जैसे ही मेरा काम यहाँ हो जाएगा मैं यहाँ से चला जाऊंगा। जिस पर वो पूछता है तो तुम्हारा काम क्या है, क्या तुम किसी
किसी ई रैंकर के हंटर जिन्वू को ढूंढ रहे हो और डी रैंक के हंटर जिन्हू को। और ये सुनकर डोंगसू को गुस्सा आने लगता है। वो कहता है कि जब तुम्हें पता ही है तो मुझसे क्यों पूछ रहे हो, और अगर तुम्हें पता भी है तो क्या तुम मुझे रोक पाओगे। जिस पर वो यही कहता है कि मैं तो सिर्फ अपना काम कर रहा हूँ। और तभी हमें यहाँ पर दो आदमी दिखाए जाते हैं जिनको सांस लेने में दिक्कत हो रही है, जिससे हम समझ जाते हैं कि ये सब डोंगसू के ऑरा की वजह से हो रहा है। डोंगसू वू को ऑफर देता है कि वो स्कैवेंजर गिल्ड को ज्वाइन कर ले। वो उसे एसोसिएशन से ज्यादा पैसे देगा उसके लिए काम करने के लिए। वो रैंक हंटर होंग डोंगसू है। इसका बड़ा भाई होंग डोंगसुक एक ऐसा इंसान था जो लोगों को डंजन्स में ले जाकर मारता था। ये दोनों इंसान ही खूनी है और इन्हें अपने खून करने पर कोई भी पछतावा नहीं है। इसके बाद सीन फिर से जिन्वू और सोंग यी पर जाता है, जहाँ पर ये लोग व्हाइट टाइगर गिल्ड के प्रैक्टिस सेशन में जाते हैं, जहाँ पर एजेंट आहन और एक और एजेंट इनका स्वागत करते हैं। इस एजेंट को तुमने सीजन 1 में भी देखा होगा, जो कि जिन्वू से पूछताछ करता है जब इसको पता चलता है कि जिन्वू की रे अवेकनिंग हुई है। यहाँ पर हमें पता चलता है कि जिन्वू सोंग यी को यहाँ पर व्हाइट टाइगर गिल्ड की ट्रेनिंग प्रोग्राम में इसलिए लाया था ताकि वो ये जान सके कि आखिर वो कितनी कमजोर है और एक हंटर की जॉब कितनी मुश्किल हो सकती है। आहन जिन्वू को बताता है इस ट्रेनिंग प्रोग्राम में वो एक रैंक सी के गेट के अंदर जा रहे हैं और इसके लिए यहाँ पर एक रैंक ए का हंटर है और 7 रैंक बी के हंटर हैं और 4 रैंक सी के हंटर, यानी यहाँ पर टोटल 12 मेंबर हैं। यहाँ पर रैंक ए का हंटर आकर बोलता है कि बहुत टाइम हो चुका है, जल्दी से हमें डंजन में जाना चाहिए। इस हंटर का नाम किम होता है और यही रैंक ए का हंटर होता है। जिन्वू जब ये देखता है कि यहाँ पर रैंक ए और बी के हंटर हैं, तो वो सोचता है कि रैंक सी के गेट में इन लोगों को ले जाने की क्या जरूरत है। जिस पर आहन बताता है कि भले ही इनकी रैंक ए और बी है, बट अभी भी ये रैंक सी के गेट को ही क्लियर कर सकते हैं क्योंकि अभी इनके पास इतना एक्सपीरियंस नहीं है। जिन्वू सोचता है कि शायद अब सोंग यी को रियलाइज हो रहा होगा कि वो बाकी हंटर्स से कितना कमजोर है। और जब वो सोंग यी की तरफ देखता है तो वो देखता है कि वो तो काफी एक्साइटेड है डंजन में जाने के लिए। वहाँ पर जो दूसरा मैनेजर होता है वो जिन्वू से कहता है कि आप इन लोगों के बीच में मत पड़ना, आप दूर से ऑब्जर्व करना कि ये आखिर कैसा काम कर रहे हैं। और इसके बाद ये सभी हंटर्स उस डंजन के अंदर चले जाते हैं और उस डंजन के अंदर जाते ही वो गेट जो ब्लू कलर का था वो रेड कलर में बदल जाता है, जिसे देखकर ये दोनों मैनेजर काफी शॉक हो जाते हैं। जिन्वू उस गेट के अंदर पूरी तरीके से नहीं गया था और वो अपने सिर को बाहर निकालकर चिल्लाते हुए कहता है कि चीफ आहन जल्दी से अपनी मेन रेड टीम को यहाँ पर बुलाइए। और इसके बाद जिन्वू भी अंदर चला जाता है। आहन सोचता है कि मेन रेड टीम को बुलाने से कोई फायदा नहीं होगा। इसके बाद वो सीधा व्हाइट टाइगर गिल्ड के हेड को फोन लगाता है जिसका नाम योन हू होता है। जब उसे ये खबर पता चलती है कि एक रैंक सी का गेट रेड में बदल गया है तो वो काफी शॉक हो जाता है और वो कहता है कि मुझे ही वहाँ पर जाकर चेक करना होगा। इसके बाद सीन फिर से डोंगसू और वू पर जाता है, जहाँ पर वू डोंगसू को होटल की तरफ ले जा रहा होता है। डोंगसू वू से पूछता है कि क्या उसके भाई का फ्यूनरल सही तरीके से हुआ था, जिस पर वो बताता है कि हमें उसकी बॉडी नहीं मिली थी तो उसका फ्यूनरल हमने बहुत ही कम बजट में और गुप्त तरीके से निपटा दिया था। इसके बाद वू डोंगसू से पूछता है कि उसे सबसे पहले कहाँ जाना है, जिस पर वो कहता है कि तुम गाड़ी को सीधा डंजन के पास ले चलो क्योंकि वो दोनों डंजन में ही मिलेंगे अगर वो खुद को एक हंटर कहते हैं। जिस पर वो उससे कहता है कि इस कंट्री में बहुत सारे डंजन है तो तुम कैसे पता करोगे कि वो दोनों किस डंजन के अंदर हैं। जिस पर डोंगसू कहता है कि इस इंटरनेट की दुनिया में सब कुछ पॉसिबल है। और फिर वो कहता है कि अभी अभी खबर आई है कि एक ई रैंक का हंटर सोंग जिन्वू अभी अभी एक गेट के अंदर गया है और फिर वो उस लोकेशन को वू को बता देता है और उसे वहाँ ले जाने के लिए कहता है। इसके बाद सीन जिन्वू और उसकी टीम पर जाता है, जहाँ पर वो एक आइस वर्ल्ड में आ चुके होते हैं। जिन्वू महसूस करता है कि यहाँ पर कोई भी चीज सस्पिशियस नहीं है। सोंग यी जिन्वू से आकर पूछती है कि क्या हम किसी और वर्ल्ड में ट्रांसपोर्ट हो चुके हैं, आखिर यहाँ पर क्या हुआ है। कि तभी उन लोगों की तरफ कुछ आइस एरो आने लगते हैं और ये आइस एरो सोंग यी की आंख में लगने ही वाला था, बट जिन्वू उस एरो को रोक लेता है। कुछ एरोस इनके टीम मेंबर पर भी पड़ जाते हैं, जिनकी वजह से उनकी आंख पूरी तरीके से डैमेज हो जाती है और वो मरने लगते हैं। कि तभी इन लोगों को दूर एक पेड़ पर 2 आइस एल्फ्स दिखाई देते हैं और हमें यहाँ पर पता चलता है कि ये इन आइस एल्फ्स का नाम आइस रैट्स है। इसके बाद सिंह पोर्टल के बाहर जाता है, जहाँ पर व्हाइट टाइगर गिल्ड का लीडर योनहू आ चुका होता है। योनहू इस गेट को देखकर काफी शॉक होता है क्योंकि उसे यही लग रहा था कि अगर ये रैंक सी का गेट है तो ये आखिर रेड गेट में कैसे बदल गया है। इसके बाद वो अपने मैनेजर से पूछता है कि क्या तुमने एसोसिएशन को इसके बारे में बता दिया है, जिस पर वो मैनेजर कहता है कि मैंने उन्हें बता दिया है, बट वो कह रहे हैं कि ये रैंक सी का गेट है, ये इम्पॉसिबल है कि ये एक रेड गेट में बदल गया है। और ये सुनकर योनहू को गुस्सा आने लगता है। योनहू को मालूम था कि रेड गेट सिर्फ हाई डेंजन में ही अकर होते हैं और रेड गेट के उस पार एक अलग ही दुनिया होती है जिसका माना रैंक सी से तो बहुत ज्यादा होता है। योनहू सोचता है कि शायद एसोसिएशन ने गलती की है, इस गेट की रैंक लगभग रैंक बी या उससे ज्यादा है। इसके बाद मैनेजर योनहू से पूछता है कि क्या हम इसे माना मीटर से फिर से जज करें, जिस पर योनहू बताता है कि अब इसका कोई फायदा नहीं है क्योंकि माना मीटर रेड गेट पर काम नहीं करते हैं, तो हम ये पता नहीं लगा सकते कि इसकी रैंक कौन सी है। उसके बाद योनहू आहन से पूछता है कि आखिर हमारे कितने मेंबर इस गेट के अंदर गए हैं, जिस पर आहन बताता है कि टोटल 12 मेंबर गए हैं, जिनमें से
एक ए रैंक हंटर किमचुल है और 7 बी रैंक हंटर हैं और साथ में कुछ सी रैंक हंटर भी गए हुए हैं। और ये सुनकर योनहू को और भी चिंता होने लगती है, क्योंकि उसे मालूम था कि रेड गेट की रैंक बी या ए के बीच में होती है, कभी कभी सी भी हो सकती है। और अगर ये रैंक बी का गेट है तो लगभग उन्हें 3 रैंक ए हंटर की जरूरत पड़ेगी, और अगर इस गेट की रैंक ए है तो उन्हें एक एस रैंक हंटर की जरूरत पड़ेगी और 10 ए रैंक हंटर की। और फिर वो कहता है कि अगर इस गेट की रैंक ए या उससे ऊपर है तो हमारे सभी हंटर्स मारे जाएंगे। और ये सुनकर तभी आहान बोलता है कि उन 12 मेंबर्स के साथ एक और हंटर गया हुआ है। ये सुनकर योनहू उससे पूछता है कि वो कौन है, जिस पर आहान बताता है कि उस हंटर पर मैं कुछ दिनों से नजर रखा हुआ था। और ये सुनकर योनहू उस पर गुस्सा करने लगता है कि तुम मुझसे बिना परमिशन के किसी भी हंटर पर जासूसी क्यों कर रहे थे। और फिर वो उससे उसकी रैंक पूछता है, जहाँ पर योनहू उससे सबसे पहले पूछता है कि क्या उसकी रैंक ए और बी है, जिस पर वो मना कर देता है। फिर वो कहता है कि तो क्या उसकी रैंक एस है, जिस पर वो कहता है कि उसकी रैंक ई है। इसके बाद हमें रेड गेट के अंदर का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर उन आइस एरो की वजह से कुछ हंटर्स की मौत हो चुकी होती है। जिन्वू सोचता है कि उन आइस रैट्स ने सबसे पहले हमारे वीक मेंबर्स पर हमला किया है। और फिर वो सोचता है कि अगर ये आइस रैट्स मुझे 2 महीने पहले मिले होते तो शायद मैं भी यहाँ पर मारा जाता। और इसके बाद वो आइस रैट्स उस पेड़ से भाग जाते हैं कि तभी यहाँ पर ए रैंक हंटर किमचुल आकर कहता है कि किसी ने यहाँ पर नोटिस किया, हम लोग रेड गेट के अंदर आ चुके हैं। और रेड गेट का नाम सुनते ही यहाँ पर सभी शॉक हो जाते हैं। सोंगी जिन्वू से पूछती है कि आखिर रेड गेट क्या होता है। जिन्वू से बताता है कि रेड गेट हमारी दुनिया को किसी और दुनिया से पूरी तरीके से जोड़ देता है, और अगर हम रेड गेट के अंदर आ गए तो हमारा बाहर की दुनिया से कांटेक्ट पूरी तरीके से टूट जाता है, यानी हम बैकअप भी नहीं बुला सकते। हमें रेड गेट से बाहर निकलने के लिए या तो डंजन के बॉस को हराना होगा या इस प्लेस को ब्रेक होना पड़ेगा अपने आप। और फिर वो कहता है कि दूसरे शब्दों में कहें तो हम यहाँ पर कम्प्लीटली ट्रैप हो चुके हैं। इस वक्त किमचुल खुद को इस टीम का लीडर इंट्रोड्यूस करता है और कहता है कि अब हम रेड गेट के अंदर हैं तो मैं इस टीम का लीडर बनता हूँ। मैं जानता हूँ कि मैं तुम सब लोगों को जिंदा वापस नहीं ले जा सकता, बट हम कोशिश तो कर ही सकते हैं। इस डंजन को टूटने में काफी महीने लगेंगे और तब तक तुम सरवाइव कर पाओगे ये कहना मुश्किल है। और रेड गेट की रैंक लगभग बी होती है, तो इस सिचुएशन में मैं इस ग्रुप को कमांड करूंगा ताकि हम इस डंजन के बॉस को हरा सके। और वो कहता है कि हम एक सेपरेट स्ट्राइक टीम को असेंबल करेंगे। और ये सुनकर जिन्वू सोचता है कि क्या, और फिर किमचुल कहता है कि अगर हम यहाँ पर रहे तो हम बर्फ के कारण मर जाएंगे, इसलिए मैं एक स्ट्राइक टीम को लीड करते हुए इस डंजन को क्लियर कर दूंगा, तो मेरे साथ कौन है। और ये सुनते ही सभी बी रैंक के हंटर उसकी टीम में जुड़ने लगते हैं। और जैसे ही सी रैंक के हंटर उसकी तरफ आते हैं वो उन सभी को धक्का देके कहता है कि तुम लोग मेरी टीम में नहीं जुड़ सकते हो, और साथ में जिन्वू और सोंगी ही। वो कहता है कि मैं रैंक 20 से बिलो किसी भी हंटर को अपनी टीम में नहीं लूंगा, क्योंकि यहाँ पर एक दिन बाहर की दुनिया में 1 घंटे के बराबर होता है, और अगर मैंने तुम्हें अपने साथ लिया तो इस डंजन को क्लियर करने में बहुत टाइम लग जाएगा। मैं नहीं चाहता कि तुम्हारी वजह से मैं स्लो पढ़ूं। और ये सुनकर वो सभी सी रैंक के हंटर उससे कहने लगते हैं कि हमारी वजह से तुम स्लो आखिर कैसे पढ़ोगे। किमचुल कहता है कि तुम चिंता मत करो, हम जल्द ही इस डंजन के बॉस को खत्म कर देंगे, इसके बाद तुम सब भी पोर्टल से हमारे साथ बाहर चले जाना, बट तब तक तुम खुद को सरवाइव करके रखना। और ये सब सुनकर एक रैंक बी की हंटर किम के ग्रुप से बाहर निकल जाती है और वो रैंक सी और ई वाले ग्रुप में जुड़ने लगती है। किम को ये देखकर काफी गुस्सा आता है, पर वो उस लड़की से कुछ नहीं कहता। और फिर वो रैंक सी वाले हंटरों से कहता है कि एक जगह खाली है तो तुम में से कोई एक मेरी टीम में आ सकता है। ये सुनकर एक जना उनमें से उसकी टीम में चला जाता है। वो लड़की जिन्वू से आकर पूछती है कि क्या तुम सच में एक ई रैंक के हंटर हो। इसका सीन फिर से रेड गेट के बाहर का दिखाया जाता है, जहाँ पर मैनेजर आहान योनहू को बता रहे होते हैं कि वो काफी महीनों से जिन्वू का पीछा कर रहे हैं और उन्हें लगता है कि जिन्वू री अवेकन हुआ है, बट उन्हें इस बात पर पूरा भरोसा नहीं है। और ये सुनकर योनहू कहता है कि इसका कोई फायदा नहीं है, अब सिर्फ किम ही है जिस पर हम भरोसा कर सकते हैं। कि तभी वहाँ पर एक और मैनेजर आ जाता है जिसका नाम जू होता है। वो मैनेजर किम की बहुत तारीफ करता है कि वो बंदा काफी ताकतवर है, उसने ट्रेनिंग प्रोग्राम के दौरान सबसे ज्यादा स्कोर किया था और उसकी कॉम्बैट पावर भी बहुत ज्यादा है। और ये सब सुनकर योनहू कहता है कि किमचुल ही है जिस पर हम भरोसा कर सकते हैं, वो एक ऐसा टैलेंट है जिसे हम नहीं खोना चाहेंगे। और उसके बाद जू जिन्वू की री अवेकन के बारे में पूछने लगता है और वो जिन्वू की बेइज्जती करने लगता है। ये सुनकर आहान सोचता है कि देखा जाएगा कि कौन सही है और कौन गलत है। कि तभी वहाँ पर एक गाड़ी आती है जिसके अंदर से डोंगसू और वू बाहर निकलते हैं। डोंगसू आकर कहता है कि मुझे तो लगा था ये एक रैंक सी का गेट है, बट यहाँ पर तो लगता है कि ये एक रैंक ए का गेट है। और यहाँ पर गिल्ड मास्टर को देखकर काफी अच्छा लगा और योनहू डोंगसू को देखकर काफी शौक हो जाता है। साथ में उसके जो मैनेजर भी होते हैं वो भी उसे देखकर काफी शौक होते हैं। और हमें यहाँ पर पता चलता है कि जो डोंगसू है वो स्कैवेंजर गिल्ड का मेंबर है। योनहू डोंगसू को यहाँ पर देखकर उससे पूछता है कि तुम यहाँ पर कोरिया में क्या कर रहे हो, पर डोंगसू उसका जवाब ये कहकर देता है कि मैं तो यहाँ पर चेक करने आया था, पर तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। और ये सुनकर योनहू को गुस्सा आने लगता है। वो कहता है कि तुम सबसे पहले मेरे क्वेश्चन का आंसर दो और तुम यहाँ पर व्हाइट टाइगर टेरिटरी में क्या कर रहे हो। और ये सुनकर डोंगसू कहता है अच्छा, व्हाइट टाइगर
टेरिटरी, तो मैं तुमसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ, क्या उसने व्हाइट टाइगर गिल्ड को ज्वाइन कर लिया है और तुमने ये कैसे सोच लिया कि तुम उसे एक्सेप्ट करके मुझसे बच जाओगे? और आखिर वो एक ई रैंक का ही तो हंटर है। और ये सब सुनकर योनहू को समझ में ही नहीं आता कि डोंगसू किसके बारे में बात कर रहा है, कि तभी डोंगसू से बताता है कि वो संग जिनवू को यहाँ पर ढूंढने आया है। और ये सुनकर योनहू काफी शौक होता है। वो सोचता है कि आखिर डोंगसू को जिनवू के बारे में कैसे पता है। इसके बाद सीन फिर से रेड गेट के अंदर जाता है, जहाँ पर जिनवू उस लड़की से पूछता है, तो मैं भी तुमसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ, तुम लोग ऐसी इंटेंस सिचुएशन में भी इतने काल्म कैसे हो? जिसमें वो बताती है कि ये तो हमें ट्रेनिंग में सबसे पहले सिखाया जाता है, और जो किम है उसे तो सबसे स्पेशल ट्रेनिंग रिसीव हुई है, जिसके कारण वो व्हाइट टाइगर गिल्ड की एलीट पार्टी का हिस्सा भी बनने वाला है। इसके बाद किम और जिनवू की टीम अलग अलग हो जाती है। जिनवू की टीम वुड्स में जाती है और जो किम की टीम होती है वो सीधे बर्फीले इलाके में जाने लगती है। वो लड़की फिर से किम से पूछती है, तो क्या तुम अब मेरे क्वेश्चन का आंसर दोगे? जिसपे जिनवू कहता है कि मुझे नहीं पता। और फिर वो लड़की सोचती है कि शायद जिनवू की रैंक ए है और या फिर उससे ज्यादा भी हो सकती है। इधर जब किम की टीम आगे बढ़ रही होती है कि तभी उन्हें एक पेड़ पर बड़े बड़े नाखूनों के निशान दिखाई देते हैं, जिससे किम समझ जाता है कि यहाँ पर आइस बियर है, क्योंकि भालू अपनी टेरिटरी इसी तरीके से मार्क करते हैं। और फिर वो सोचता है कि वो दूसरा ग्रुप उस ई रैंक हंटर की वजह से मारे जाएंगे। किम सोचता है कि उस ग्रुप में रैंक सी और एक रैंक बी की हंटर भी है, फिर भी वो उस ई रैंक के हंटर के बारे में क्यों सोच रहा है? फिर वो इस बात पर ज्यादा ध्यान नहीं देता और सामने आ रहे एक भालू से लड़ने के लिए तैयार हो जाता है। इधर डोंगसू सोचता है कि मैं इतनी मुश्किल से यहाँ पर उसे ढूंढने आया था और वो एक रेड गेट के अंदर चला गया। और योनहू सोचता है कि आखिर सब लोग इस जिनवू से इतना ऑब्सेस क्यों हो रहे हैं। इधर रेड गेट के अंदर किम आसानी से एक बहुत बड़े बियर को हरा देता है और फिर वहाँ पर जितने भी बियर्स आते जाते हैं किम उन्हें आसानी से हरा के मार देता है। और ये देखकर उसके बाकी के जो टीम मेंबर्स होते हैं वो उसकी काफी तारीफ करते हैं। किम सोचता है कि मैं शायद सिर्फ 3 और 4 बियर्स को आसानी से हरा सकता हूँ एक साथ। और फिर उसकी टीम मेंबर कहते हैं कि चलो हम इन बियर्स का इस्तेमाल अपने खाने के लिए करेंगे, हमें खाने को बचाकर रखना होगा क्योंकि यहाँ पर हमें खाना नहीं मिलने वाला है। अब जो किम की टीम होती है वो पूरी तरीके से रिलैक्स हो गई थी। ये देखकर किम उन पर गुस्सा होते हुए कहता है कि तुम्हें अपना गार्ड डाउन नहीं करना चाहिए जब तक हम इन वुड्स को पूरी तरीके से क्लियर नहीं कर दें। और फिर वो सोचता है कि ये लोग आसानी से मर जाते अगर मैं यहाँ पर नहीं होता। मैं बैट लगाता हूँ जो वो दूसरा ग्रुप है वो अभी तक उन बियर का लंच बन गया होगा। और उसके बाद हमें जिनवू का ग्रुप दिखाया जाता है जहाँ पर वो आगे बढ़ रहे होते हैं कि तभी वो बी रैंक की हंटर बोलती है कि हमें यहाँ से आगे नहीं जाना चाहिए। जिसमें जिनवू पूछता है कि क्यों? उस लड़की को भी पेड़ों पर बियर्स के मार्क दिख गए थे। उन्हें देखकर वो कहती है कि ये भालुओं की टेरिटरी मार्क करने का तरीका है, अगर हम इससे आगे गए तो हमें भालू मार देंगे, हमें यहाँ से निकलना होगा, अगर यहाँ पर भालू आ गए तो वो हमें मार देंगे। जिसमें जिनवू कहता है कि तो तुम यहाँ पर कह रहे हो ये प्लेस पूरी तरीके से आइस बियर से घिरी हुई है। जिसमें वो लड़की कहती है कि हाँ मैंने यही किया है और इसीलिए हमें यहाँ से जाना चाहिए। जिस पर जिनवू आगे बढ़ने लगता है और कहता है इसीलिए हमें वुड्स में ही रहना चाहिए। और ये सुनकर वो लड़की उस पर गुस्सा कहते हुए कहती है कि क्या तुमने सुना नहीं अभी मैंने क्या कहा कि क्या तुम्हें डेथ ही चाहिए? जिनवू कहता है कि अगर ये बियर की टेरिटरी है तो इसका मतलब यहाँ पर सिर्फ बियर्स हैं और जब तक हम इस फॉरेस्ट में हैं हमें सिर्फ बियर्स की चिंता करनी होगी। मैं उन आइस एल्फ्स की जगह भालुओं से लड़ना पसंद करूंगा। और ये सुनकर वो लड़की भी समझ जाती है कि जिनवू क्या कहना चाहता है। वो लड़की सोचती है कि अगर यहाँ पर बहुत सारे आइस बियर्स हैं तो इसका मतलब और कोई भी प्रेडेटर यहाँ पर नहीं होगा जो उन्हें मार सके। इसके मतलब उन्हें सिर्फ यहाँ पर आइस बियर्स से खतरा है और किसी मॉन्स्टर से नहीं है। इसको जिनवू अपनी इन्वेंट्री से गर्म कपड़े निकालने लगता है अपने टीम मेंबर्स के लिए। और ये देखकर वो जो लड़की होती है वो सोचती है कि क्या जिनवू इंटर डायमेंशनल स्पेल को कास्ट कर सकता है। और जब उसके साथी देखते हैं कि जिनवू बहुत सारे आइटम्स को निकालता जा रहा है तो वो सोचते हैं कि इंटर डायमेंशनल स्पेल से तो कुछ ही आइटम्स को बाहर निकाला जा सकता है, बट यहाँ पर जिनवू तो आइटम्स की ढेर लगाता जा रहा है। सोंगी ये देखकर जिनवू से पूछते हैं कि तुम आखिर क्या हो? जिस पर जिनवू से कहता है कि मैं यहाँ पर तुम्हें लाया था तो मैं तुम्हारा एंड तक ध्यान रखूंगा और बदले में सिर्फ तुम मुझसे कोई भी क्वेश्चन मत पूछना। और फिर वो अपने बाकी टीम मेंबर से कहता है कि तुम्हें भी मुझसे कोई सवाल जवाब नहीं करना है। कि तभी वहाँ पर एक बहुत बड़ा आइस बियर आ जाता है और उसे देखकर ये पांचों लोग घबराने लगते हैं। वो रैंक बी की हंटर इन सबसे कहती है कि तुम यहाँ से भाग जाओ, मैं इसे डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश करती हूँ। कि तभी जिनवू उसे पकड़ लेता है और खुद आगे जाने लगता है और वो उस लड़की से कहता है कि मैं इस मॉन्स्टर को खुद हंट करूंगा। वो लड़की जिनवू को समझाती है कि भले ही तुम कितने भी स्ट्रॉन्ग हो बट ये बियर्स हाई रैंक के डंजन में ही आते हैं, इसका मतलब ये बियर बहुत ताकतवर है। पर जिनवू उसकी बात नहीं सुनता और अपने टाइटल को स्वैप करते हुए सोचता है कि मैं एक्सपीरियंस पॉइंट्स को मिस नहीं कर सकता। कि तभी वो आइस बियर जिनवू पर हमला कर देता है। जिनवू उसके अटैक को आसानी से डॉज करते हुए हवा में उड़ जाता है और फिर वो एक घूंसा उस बियर के सिर में देकर मारता है। और उसके टीम मेंबर ये देखकर काफी शॉक हो जाते हैं कि जिनवू ने एक ही घूंसे में उस बियर को मार दिया है। और उस आइस बियर को मारते ही जिनवू का लेवल अप हो जाता
जाता है। जिन्वू ये देखकर थोड़ा शॉक होता है। वो सोचता है कि इसे मारने से मुझे इतने ज्यादा एक्सपीरियंस पॉइंट मिले थे, इसका मतलब ये बहुत स्ट्रॉन्ग था। इधर गेट के बाहर योनू डोंगसू से पूछता है कि तुम्हें जिन्वू से क्या काम है जो तुम खुद एक डंजन के सामने आ गए हो, पर डोंगसू योनू को नहीं बताता। योनू डोंगसू से कहता है कि भले ही तुम्हारा जिन्वू से कोई भी मैटर हो, बट हम इस रेड गेट के बारे में कुछ नहीं कर सकते। हम ये भी नहीं कह सकते कि इस रेड गेट के उस पार कौन सी दुनिया है, वहाँ पर कुछ भी हो सकता है। और ये सुनकर डोंगसू सोचता है कि काश उसे भी उस गेट के उस पार दुनिया देखने का मौका मिल सकता। और डोंगसू सोचता है कि मैं डंजन ब्रेक होने का इंतजार नहीं कर सकता। वो सोचता है कि जिन्वू काफी लकी है। डोंगसू भी इस रेड गेट के बारे में कुछ नहीं कर सकता। इसके बाद रेड गेट के अंदर का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर जिन्वू की जो टीम होती है वो काफी मजे कर रही होती है, क्योंकि उनके पास खाना और गर्म कपड़े दोनों थे। यहाँ पर सोंगी जिन्वू से उसकी बहन के बारे में पूछती है कि क्या वो घर पे पूरे दिन पढ़ती रहती है, जिस पर जिन्वू कहता है कि नहीं, वो आम लड़कियों की तरह है, वो पूरे दिन सोती है और खाना खाती है। वो रैंक बी की हंटर और एक हंटर आपस में बात करते हैं कि आखिर आइस बियर उन पर अटैक क्यों नहीं कर रहे हैं, जिस पर वो रैंक बी की हंटर कहती है कि शायद हमारे लीडर की वजह से उन्होंने शायद सारे आइस बियर को खत्म कर दिया होगा। कि तभी जिन्वू यहाँ से खड़े होकर जाने लगता है, जिस पर वो रैंक बी की हंटर पूछती है कि तुम आखिर क्या जा रहे हो, जिस पर जिन्वू कहता है कि मैंने अब डिनर खत्म कर लिया है तो मुझे वर्कआउट करने जाना है। ये सुनकर वो लोग कहते हैं कि ऐसी सिचुएशन में भी तुम वर्कआउट करना चाहते हो, जिस पर जिन्वू कहता है कि हाँ, अगर मैंने ये नहीं किया तो मुझे पेनल्टी मिल जाएगी। और ये सुनकर वो लोग सोचते हैं कि शायद हमारा टीम लीडर पागल है। इसके बाद जिन्वू को देखते हैं जो कि अपना वर्कआउट कर रहा होता है। जिन्वू सोचता है कि मैं पेनल्टी अफोर्ड नहीं कर सकता, वो भी ऐसी सिचुएशन में जहाँ पर मेरी पूरी टीम मुझ पर डिपेंडेंट है। और इसके बाद जिन्वू अपना वर्कआउट खत्म करके सोचता है तो चलो अब कुछ मॉन्स्टर्स को हंट किया जाए। कि तभी एक गुफा के अंदर से बहुत सारे आइस बियर्स जिन्वू की तरफ उसे मारने के लिए आगे बढ़ते हैं। और जिन्वू इतने सारे आइस बियर्स को देखकर अपने शेडोज को बाहर निकालने लगता है और वो कहता है कि चलो बाहर आ जाओ, ये तुम लोगों की पहली फाइट है। और फिर वो कहता है मेक मी प्राउड बॉयज। इसके बाद जिन्वू के शेडोज और उन आइस बियर में लड़ाई होने लगती है, जहाँ पर जिन्वू के शेडोज बहुत ही बुरी तरीके से उन मॉन्स्टर्स को मार रहे होते हैं। जिन्वू को यकीन ही नहीं हो रहा होता है कि उसके शेडोज इतने ताकतवर हैं, और जो ये शेडोज थे वो बहुत ही जल्दी रीजनरेट हो रहे थे। बट इनको रीजनरेट करने में जिन्वू का बहुत ज्यादा माना खर्च हो रहा था। कि तभी यहाँ पर उन आइस बियर का लीडर आ जाता है, जो कि बहुत ही बड़ा और खूंखार था। वो आते ही जिन्वू के बहुत सारे शेडोज को एक ही बार में खत्म कर देता है, और इस टाइम पर जिन्वू का माना 0 हो चुका था। इसका मतलब जिन्वू अपने शेडोज को रीजनरेट भी नहीं कर सकता था। कि तभी जिन्वू इग्रिस को ऑर्डर देता है उस सबसे बड़े आइस बियर को हराने के लिए, और इग्रिस बड़े ही तेजी में उस सबसे बड़े आइस बियर को बहुत ही बुरी तरीके से चीरने लगता है। इग्रिस अपनी शॉर्ट फाइटिंग का इस्तेमाल करते हुए उस आइस बियर को कुछ ही सेकंड में खत्म कर देता है। और जिन्वू ये देखकर काफी शॉक हो जाता है, और वो सोचता है कि अगर इग्रिस ने मेरे खिलाफ शॉर्ट फाइटिंग का इस्तेमाल करा होता तो मैं उससे कभी नहीं जीत पाता। उसकी शॉर्ट फाइटिंग मेरे करंट लेवल के इक्वल है या मुझसे भी सुपीरियर है। जिन्वू इग्रिस को वेल्डन कहकर उस सबसे बड़े आइस बियर की शेडो को निकालने लगता है, और वो एक ही बार में उस सबसे बड़े आइस बियर की शेडो को एक्सट्रैक्ट कर लेता है और कुछ बाकी आइस बियर की शेडो भी निकाल लेता है। और जिन्वू इन सब की शेडो निकाल कर काफी खुश होता है। इधर रेड गेट के बाहर 3 घंटे हो चुके थे। इसका मतलब रेड गेट के अंदर इस समय 3 दिन बीत चुके हैं। और फिर ये लोग सोचते हैं कि टीम के सबसे कमजोर मेंबर अभी तक मर चुके होंगे। और ये सुनकर डोंगसू बोलता है कि इसका मतलब वो जिन्वू भी अब तक मर चुका होगा। ये तो काफी बुरा हुआ, इसका मतलब मेरा काफी टाइम वेस्ट हो गया है। और फिर डोंगसू योनू से पूछता है तो तुम कह रहे हो कि जो ये जिन्वू है वो तुम्हारी व्हाइट टाइगर गिल्ड का मेंबर नहीं है, तो वो तुम्हारी रेड पार्टी में क्या कर रहा है? इसका जवाब आहान देता है, और वो कहता है कि जिन्वू ने ही उससे कहा था कि वो रैंक सी के डंजन में जाना चाहता है ताकि वो कुछ पैसे कमा सके। योनू जब ये देखता है कि चीफ आहान जिन्वू की रीअवेकन के सच को छुपाना चाहते हैं, तो वो सोचते हैं कि शायद जिन्वू की आइडेंटिटी को छुपाना काफी जरूरी है। और ये सुनकर डोंगसू कहता है अच्छा, और वो बड़े ही तेजी में आकर आहान के गले को पकड़कर उसे उठा देता है और उसे कहता है कि क्या तुम ये सब कहकर मुझे उल्लू बना सकते हो? तुम लोग हमेशा टैलेंट को ढूंढते रहते हो हर जगह से, तो तुम लोग मुझे जल्दी बता दो कि तुम लोग मुझसे क्या छुपा रहे हो। और ये देखकर योनू को गुस्सा आ जाता है। वो डोंगसू के हाथ को कस के पकड़ लेता है और कहता है कि मेरे एम्प्लॉय से अपना हाथ हटाओ। डोंगसू कहता है कि क्या तुम मुझे ऑर्डर दे सकते हो? तुम कुछ नहीं हो, तुम सिर्फ एक बड़ी मछली हो जो कि एक छोटे से पाउंड में हो। और ये सुनकर योनू को गुस्सा आने लगता है। वो डोंगसू के हाथ को और कस के पकड़ लेता है, जिसकी वजह से चीफ आहान तो छूट जाते हैं, बट इन दोनों की ऑरा की वजह से वहाँ पर तबाही होने लगती है। और चीफ आहान सोचते हैं कि अगर ऐसा ही चलता रहा तो 2 एस रैंक के हंटर के बीच में फाइट छिड़ सकती है। इधर रेड गेट के अंदर किम की टीम को दिखाया जाता है, जिनका हाल बहुत बुरा हो चुका होता है। उनके सामने बहुत सारे येती होते हैं जिन्होंने किम की आधी से ज्यादा टीम खत्म कर दी होती है। 1-2 मेंबर ही जिंदा बचे हुए थे किम की टीम में, और किम भी अभी जिंदा था। किम सोचता है कि वो आखिर कैसे हार सकता है। वो तो व्हाइट टाइगर गिल्ड की एलिट पार्टी
पार्टी को ज्वाइन करने वाला था और उसे तो सबसे बेस्ट ट्रेनिंग दी गई थी, तो वो आखिर कैसे हार सकता है। और फिर वो सोचता है कि अगर हमारे पास खाना होता तो हम शायद जिंदा रह पाते। और फिर वो अपने साथियों की मौत का जिम्मा खुद पे लेता है और कहता है कि मैं इस टीम का लीडर था, मुझे तो इन लोगों की रक्षा करनी थी। कि तभी वहाँ पर आइस रेड्स आ जाते हैं, जो आते ही किम की जो बची कुची टीम होती है उन्हें भी मार देते हैं। वो किम पर भी हमला करने वाले होते हैं, बट किम वहाँ से भाग जाता है। कि तभी हमें घोड़े पर एक आइस रेड दिखाया जाता है, जो कि इस डंजन का शायद बॉस है। इधर किम उन आइस रेड से काफी दूर आ जाता है और वो चलते चलते सोचता है कि अगर यहाँ पर कोल्ड नहीं होती और हम इतनी दिनों तक भूखे नहीं मरते तो हम इस तरीके से नहीं हारते। कि तभी किम की नजर बहुत सारे मरे हुए आइस बियर्स पे जाती है और उन्हें देखकर किम सोचता है कि क्या उन्हें उस दूसरे ग्रुप ने हराया है। और वो सोचता है कि नहीं, ये इम्पॉसिबल है, वो लोग इन आइस बियर्स को नहीं हरा सकते। और फिर वो सोचता है कि इसका मतलब इन आइस बियर्स को आइस रेड से मारा है और फिर वो वहाँ से भी भागने लगता है। इधर डोंगसू और योनहू दोनों ही काफी गुस्से में आ जाते हैं और दोनों ही एक दूसरे पर हमला करने लगते हैं। वो जैसे ही एक दूसरे पर हमला करते हैं, वहाँ पर बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है और डोंगसू कहता है कि मैं काफी इम्प्रेस हुआ, तुम हम दोनों को रोकने में सक्षम हो पाए। और हम देखते हैं कि वू ने डोंगसू और युनहू दोनों को अपने एक एक हाथ से रोक दिया है। और फिर वू सोचता है कि अगर एक भी सेकंड और ज्यादा होता तो मेरे हाथ बुरी तरीके से फट जाते। इसके बाद वू जिनवू की रीअवेकनिंग के बारे में बताता है कि सबसे पहले हमने ही यही सोचा था कि जिनवू रीअवेकन हुआ है, बट जब हमने अपने सबसे टॉप टायर के मानामीटर से उसकी जांच की तो वो तब भी एक ई रैंक का हंटर था। और तुम्हारे भाई की पूरी टीम को मारने में जिनवू का कोई हाथ नहीं है, क्योंकि उसके अंदर इतनी ताकत नहीं है कि वो पूरी एक एंटायर रेड पार्टी को खत्म कर सके। और ये सुनकर डोंगसू बोलता है कि मुझे मालूम था, ये एक सेटअप है जो कि उस यूजिन कंस्ट्रक्शन के मालिक के बेटे ने किया था। और ये सुनकर वो उससे पूछता है तो फिर जिनवू पर तुम्हें इतना ऑब्सेशन क्यों हो रहा है। जिस पर डोंगसू कहता है क्योंकि ये एक एक्सक्यूज है किसी को मारने के लिए। और इसके बाद डोंगसू यहाँ से जाने लगता है। चीफ आन सोचते हैं कि इन सबसे ज्यादा मैं जानता हूँ कि जिनवू के अंदर कितनी कैपेबिलिटी है, मुझे पक्का भरोसा है कि वो डंजन से बाहर जरूर आ जाएगा। इधर रेड गेट के अंदर जिनवू की टीम काफी मजे कर रही होती है कि तभी वहाँ पर किम आ जाता है, जो उन्हें इतना कुछ देखकर काफी गुस्से में हो जाता है। वो सोचता है कि ये आखिर जिंदा कैसे हैं। और तभी उसकी नजर उनके सामान पर पड़ती है, जहाँ पर वो सोचता है कि उनके पास ये कोट, ब्लैंकेट, टेंट और ये इतना सारा खाना कहाँ से आ गया। अगर हमारे हाथ जमे नहीं होते और हमें इनफ खाना मिलता तो हम उन आइस एल्फ्स को आसानी से हरा देते। और फिर किम सोचता है तो ये लोग हमसे इन सप्लाईज को छिपाना चाहते थे। और वो चिल्लाते हुए कहता है कि इन सप्लाईज को हमसे किसने छिपाया था। मेरे ग्रुप को वहाँ पर बुरी तरीके से मार दिया गया क्योंकि हमारे पास खाना नहीं था और ठंड से बचने के लिए कपड़े नहीं थे। मेरे 3 गिनने से पहले अगर तुम लोगों ने मुझे नहीं बताया कि ये सप्लाईज किसने छिपाई थी तो मैं तुम सबको मार दूंगा। और उसके बाद किम काउंटिंग शुरू करता है। तभी किम की नजर उस रैंक बी की हंटर हीजिन पे जाती है और फिर किम सोचता है कि हीजिन ही है जिसने इन सप्लाईज को छुपाया होगा, क्योंकि वो जानती थी कि वो यहाँ पर अकेले सरवाइव नहीं कर पाएगी, इसलिए उसने कम लोगों को लेकर आगे बढ़ने का सोचा होगा। और फिर किम कहता है तो वो तुम थी हीजिन। और उसके बाद वो उस पर हमला करने के लिए आगे बढ़ता है कि तभी यहाँ पर जिनवू आकर उसके सिर में एक चांटा मारता है, जिसकी वजह से किम बहुत दूर जाकर गिरता है और वो बेहोश हो जाता है। जिनवू कहता है कि तुम ही थे जो खुद की टीम को मरने के लिए छोड़कर वहाँ से भाग गए थे और तुम अपने साथ किसी और को भी यहाँ पर लेके आ गए हो। और ये सुनकर जिनवू की टीम काफी शॉक होती है। जिनवू कहता है तो तुम अपने स्टील्थ मोड को ड्रॉप क्यों नहीं कर देते, तुम्हारा ऑरा काफी पंजेंट है। कि तभी वहाँ पर बहुत सारे आइस रैट्स अपीयर हो जाते हैं और उन आइस रैट्स के बीच में एक आइस रैट एक घोड़े पर बैठा होता है और वही इन सभी आइस रैट्स का बॉस होता है और इस डंजन का भी। आइस रैट्स का लीडर जिनवू की तारीफ करता है, बट वो इन लोगों को वर्मिन बुलाता है, जिस पर जिनवू कहता है तो तुम हमें वर्मिन बुला रहे हो। और ये देखकर वो आइस रैट का लीडर और उसके सभी मेंबर काफी शॉक हो जाते हैं। वो कहता है कि तो तुम हमारी जबान बोल सकते हो। और ये सुनकर जिनवू भी काफी शॉक हो जाता है। वो सोचता है कि आखिर मैं इसकी लैंग्वेज को कैसे समझ पा रहा हूँ और मैं इससे कैसे कम्युनिकेट कर पा रहा हूँ। और फिर जिनवू सोचता है कि शायद ये सिस्टम का एक दूसरा इफेक्ट है। वो बॉस जिनवू को एक आइस रैट से मिलाता है कि इसी ने हमें तुम्हारे बारे में बताया था और ये भी कि वहाँ पर एक इंसान है जो हमसे लड़ने के कैपेबल है, इसलिए ये तुम्हें चैलेंज करना चाहता है। और इससे आगे वो कुछ कहता उससे पहले ही जिनवू उस आइस रैट की गर्दन को उड़ा देता है और फिर कहता है क्या तुम कुछ कह रहे थे। और ये सुनकर वो बॉस बहुत ही क्रीपी स्माइल देता है। इसके बाद जिनवू उस बॉस पर भी हमला करता है, बट वो बॉस जिनवू के अटैक को आसानी से डॉज कर देता है। वो बॉस अपने घोड़े से नीचे उतर के कहता है कि तुम उन इंसानों को बचाने की क्यों कोशिश कर रहे हो जबकि तुम उनमें से एक हो भी नहीं। और ये सुनकर जिनवू कहता है कि तुम क्या बकवास कर रहे हो। वो बॉस हंसते हुए कहता है तो तुम खुद को ही नहीं जानते हो। मेरे दिमाग के अंदर एक वॉइस है जो मुझसे कह रही है कि मैं उन सभी इंसानों को मार दूं, बट वो वॉइस तुम्हें मारने के लिए नहीं कह रही है। और जब जिनवू ये सुनता है कि एक वॉइस उसे ह्यूमंस को मारने के लिए कह रही है तो वो सोचता है कि ये तो उसी तरह है जिस तरह सिस्टम मुझे चीजें करने के लिए कहता है।
फिर जिन्वू सोचता है कि सिस्टम ने मुझे प्लेयर की तौर पर डिजाइन किया है, इसलिए शायद वो मुझे ह्यूमन में काउंट नहीं कर रहा है। वो बॉस कहता है कि मुझे तुमसे कोई आर्गुमेंट नहीं है, मैं यहाँ पर ज्यादा खून खराबा नहीं करना चाहता, तुम मुझे अपने पीछे खड़े हुए इंसानों को दे दो और मैं तुम्हारी सेफ्टी की गारंटी देता हूँ। और फिर वो जिन्वू से पूछता है कि तुम इस ऑफर के बारे में क्या सोचते हो। जिन्वू उस बॉस से पूछता है कि तुम लोग क्या हो और तुम इंसानों को क्यों मारना चाहते हो। वो बॉस कुछ कहना चाहता था कि तभी वो एकदम से चुप हो जाता है और फिर वो वही बातें दोहराने लगता है जो उसने पहले कही कि मुझे तुमसे कोई आर्गुमेंट नहीं है, मैं यहाँ पर ज्यादा खून नहीं बहाना चाहता, तुम अपने पीछे खड़े हुए इंसानों को दे दो और तुम्हारी सेफ्टी की गारंटी मैं देता हूँ। और ये सुनकर जिन्वू शॉक हो जाता है। वो सोचता है कि ये हो क्या रहा है, क्या वो मेरे क्वेश्चन को डॉज करने की कोशिश कर रहा है या फिर ये कुछ और है। वो बॉस कहता है तुम मेरे ऑफर के बारे में क्या सोचते हो, क्या तुम इसे एक्सेप्ट करते हो। जिस पर जिन्वू कहता है कि मैं रिफ्यूज करता हूँ। और फिर वो बॉस कहता है तो तुम मेरे सोल्जर से कैसे लड़ोगे जबकि तुम लोग बहुत कम हो। जिस पर जिन्वू कहता है तुम कम किसे बुला रहे हो। तभी वहाँ पर जिन्वू अपने सभी शेडोज को बाहर निकालने लगता है और जब जिन्वू के साथी ये देखते हैं कि यहाँ पर बहुत बड़े बड़े शेडोज जमीन के अंदर से बाहर निकल रहे हैं तो वो ये लोग काफी डरने लगते हैं। आइस रेट्स का बॉस इन्हें देखकर काफी इंप्रेस होता है। इसके बाद जिन्वू के शेडोज आइस रेट्स की पूरी टीम पर हमला कर देते हैं। हीजिन अपने तीनों साथियों से कहती है कि हमें इस बैटल से दूर जाना होगा, ये बैटल हमारे स्कोप से बियॉन्ड है। जिन्वू देखता है कि जो वो बॉस है वो बहुत ही बुरी तरीके से उसके शेडोज को खत्म करते जा रहा है। जिन्वू सोचता है कि भले ही मेरे शेडोज ने उन एल्फ्स को आउट नंबर कर दिया है बट मेरे अंदर इतना माना नहीं है कि मैं इन्हें ज्यादा देर तक सस्टेन कर सकूं। भले ही मेरे शेडोज इन आइस एल्फ्स के बराबर हैं बट जो ये बॉस है वो अलग ही लेवल पर है। मैं कह सकता हूँ उसका लेवल मुझसे बहुत ज्यादा है। अगर मैं और इग्रिस साथ में भी हमला करें तो भी हम उसे नहीं हरा पाएंगे। मुझे इस समय एक ऐसा सोल्जर चाहिए जो कि मेरे लिए एक स्ट्रॉन्गर शेडो बन सके। इसके बाद वो बॉस अपना नाम बताता है। वो कहता है कि मेरा नाम वरुका है, तुम्हारा क्या है। इस पर जिन्वू कहता है कि मेरा नाम संग जिन्वू है। इसके बाद जिन्वू किम की शॉट को किम की तरफ फेंक कर मारता है और फिर जिन्वू वरुका पर हमला कर देता है। वरुका जिन्वू के अटैक से आसानी से बच जाता है और उसमें एक लात देकर मारता है जिससे जिन्वू बहुत दूर जाकर गिरता है। वरुका कहता है कि आज तक मैंने जितनी भी बैटल लड़ी उसमें से ये बैटल मुझे सबसे ज्यादा एक्साइट कर रही है। कि तभी वरुका पर जिन्वू के मेज अपनी फायर पावर से हमला कर देते हैं। जिन्वू सोचता है कि मेज की वजह से मुझे थोड़ा टाइम मिल गया है। इधर किम को भी होश आ जाता है और वो सोचता है कि उस पर लास्ट पे हमला जिन्वू ने किया था। कि तभी उसकी नजर उसके पास में पड़ी हुई स्वॉर्ड पर जाती है। वो उसे उठाकर कहता है कि मैं जिन्वू को खत्म कर दूंगा। इधर जिन्वू को महसूस होता है कि इतने तगड़े फायरबॉल से भी वरुका को कुछ नहीं हुआ है। वरुका बहुत ही तेजी से जिन्वू की तरफ आगे बढ़ता है और पीछे से जिन्वू पर हमला किम करने वाला होता है। वरुका जब ये देखता है कि जिन्वू को इंसान भी मार रहे हैं तो वो कहता है लगता है इंसान भी तुम्हें मारने वाले हैं। और जैसे ही जिन्वू को पता चलता है कि किम भी उस पर हमला करने वाला है वो कहता है कि मैं किम पर भरोसा कर सकता हूँ। और फिर जिन्वू इग्रिस को यहाँ पर बुला लेता है। इग्रिस आते ही किम को मार देता है और जब वरुका देखता है कि जिन्वू ने उस पीछे वाले इंसान को मार दिया है तो वो कहता है कि इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता और वरुका जिन्वू को मारने के लिए आगे बढ़ता है। बट जिन्वू चालाकी दिखाते हुए इग्रिस को आगे कर देता है वरुका से लड़ने के लिए और खुद किम की शेडो को एक्सट्रैक्ट करने लगता है और वो उसकी शेडो को एक्सट्रैक्ट करने में कामयाब भी हो जाता है। जिन्वू देखता है कि जो किम की शेडो है वो काफी बड़ी हो चुकी है और वो इस शेडो का नाम आयरन रखता है। इधर वरुका इग्रिस को आसानी से हरा देता है और फिर वो जिन्वू को मारने के लिए आगे बढ़ता है। तभी आयरन अपनी शॉट ऑफ प्रोवोकेशन स्किल का इस्तेमाल करता है जिसकी मदद से थोड़ी देर के लिए ही वरुका रुकता है बट इसका कोई फायदा नहीं था क्योंकि यहाँ पर वरुका नहीं रुकता और जिन्वू पर हमला करने के लिए आगे बढ़ जाता है। बट टैंक अपने आगे एक शील्ड लगा देता है जिससे वो जिन्वू को बचा लेता है और फिर टैंक वरुका पर हमला करता है। बट वरुका की स्पीड बहुत ज्यादा थी। वो टैंक के पीछे आकर उसे खत्म करने के लिए जैसे ही बढ़ता है कि तभी वहाँ पर इग्रिस और जिन्वू आ जाते हैं और ये तीनों ही वरुका से लड़ने लगते हैं। सोंगी हीजिन से पूछती है कि क्या हंटर्स इस तरीके से लड़ते हैं, जिस पर हीजिन कहती है कि मैंने आज तक कभी भी ऐसा नहीं देखा है और ना मैंने कभी ये सुना है, मुझे तो ऐसा लग रहा है कि मैं सपना देख रही हूँ। इधर इग्रिस वरुका पर अपनी ब्लेड से हमला करता है। वरुका इग्रिस से तो बच जाता है पर जिन्वू पीछे से आकर उस पर अपने ब्लेड से हमला कर देता है जिसकी वजह से वो पैरालाइज और उसके अंदर ब्लीडिंग शुरू होने लगती है। वरुका अभी भी सोच रहा होता है कि वो जिन्वू को आसानी से हरा देगा कि तभी जिन्वू कहता है कि अपने आसपास देखो और वरुका अपने आसपास देखता है कि उसके सारे आइस रेत मारे जा चुके हैं और ये देखकर उसे गुस्सा आता है और वो जिन्वू को मारने के लिए आगे बढ़ता है। वो कहता है कि मैं जानता हूँ जैसे ही मैं तुम्हें मार दूंगा ये सारे शेडोज गायब हो जाएंगे। जिन्वू सबसे पहले अपना डैगर वरुका की तरफ फेंक कर मारता है। वरुका इस डैगर को डॉज कर देता है और कहता है कि तुम मुझे कभी भी नहीं हरा पाओगे। कि तभी जिन्वू कमांडिंग टच स्किल का इस्तेमाल करता है जहाँ पर वो उस डैगर को अपनी तरफ वापस खींचने लगता है और वो इतनी तेजी से उस डैगर को खींचता है कि जैसे ही वरुका अपने डैगर को उसके सामने लाता है उसका डैगर टूट
जाता है और उसी वक्त टैंक आकर वरुका को पकड़ लेता है। इसके बाद सभी मेट्स अपनी फायर का इस्तेमाल करते हैं वरुका को खत्म करने के लिए, बट इसका भी कोई फायदा नहीं होता। वरुका टैंक को खत्म करके बहुत ही गुस्से में कहता है कि मैं तुम सबको खत्म कर दूंगा। कि तभी वरुका की साइड में खून निकलने लगता है और हम देखते हैं कि जिन्वू ने स्टिलिथ टेक्निक का इस्तेमाल करके वरुका के वाइटल पॉइंट पर हमला किया है। जिन्वू कहता है कि लगता है कि ये खत्म हो गया है, बट वरुका यहाँ पर भी नहीं मरा था। वो जिन्वू के हाथ को पकड़कर जैसे ही उस पर हमला करने जाता है, पीछे से टैंक आकर उसे पूरी तरीके से खत्म कर देता है। कि तभी सिस्टम जिन्वू को बताता है कि उसने डंजन के मास्टर को हरा दिया है और उसके बाद जिन्वू लेवल अप होने लगता है। जिन्वू देखता है कि अभी भी टैंक नहीं रुका है और वो वरुका पर लगातार हमला करता जा रहा है। जिन्वू उसे रोकता है और सोचता है कि ये शैडो बनने के बाद भी अभी भी उतना ही खूंखार है और फिर जिन्वू सोचता है कि मैं आखिर इसका क्या करूं। इसके बाद टैंक इग्रिस की तरफ गुस्से में देखता है और इग्रिस वहाँ से चुपचाप वहाँ से जाने लगता है। इसके बाद टैंक कुछ सोल्जर्स की तरफ देखता है जहाँ पर ये लोग अपनी जीत का जश्न मनाने लगते हैं। इसके बाद जिन्वू कहता है चलो यहाँ से वापस चलें। तभी वहाँ पर बाहर निकलने का पोर्टल अपीयर हो जाता है और जब जिन्वू की बाकी टीम पोर्टल को देखती है तो वो काफी खुश होती है। इधर जिन्वू वरुका की बॉडी के पास जाकर कहता है अब मेरे रिवॉर्ड को क्लेम करने का टाइम है। इधर डंजन के बाहर 3 बज चुके होते हैं। इसका मतलब रेड गेट के अंदर लगभग 1 हफ्ता बीत चुका है। ये सभी लोग सोच लेते हैं कि शायद डंजन के अंदर जितने भी हंटर्स गए थे वो सभी मर गए होंगे। कि तभी वहाँ पर पोर्टल खुलने लगता है जिसके अंदर से हंटर्स बाहर निकलने लगते हैं। योनहू को लगता है कि पोर्टल के अंदर से किम जरूर बाहर निकलेगा, बट ऑफ कोर्स किम को तो जिन्वू ने अपना शैडो बना लिया है। जैसे ही ये पांचों बाहर निकलते हैं और आहन जब देखता है कि जिन्वू बाहर निकला है तो वो कहता है मैं जानता था। और उसके बाद गेट डिसअपियर हो जाता है और जैसे ही गेट डिसअपियर होता है योनू कहता है कि किम कहाँ है, किम को क्या हुआ, बट इसका जवाब किसी के पास नहीं था। योनू सोचता है कि आखिर कैसे सिर्फ लोअर रैंक के हंटर रेड गेट के अंदर से बाहर निकल के आए, कोई भी रैंक बी का और ए का हंटर क्यों नहीं निकल के आया। जिन्वू सोंगी को यहाँ से लेकर जा ही रहा था कि तभी योनू उसे रोककर कहता है कि मुझे आपसे बात करनी है सर, बट जिन्वू उसके हाथ को हटा के कहता है कि मैं काफी थक चुका हूँ, अगर तुम्हें कोई भी क्वेश्चन है तुम अपने गिल्ड के मेंबर से पूछ सकते हो। बट योनू जिन्वू के कंधे को कस के पकड़कर गुस्से में कहता है कि मैं व्हाइट टाइगर गिल्ड का मास्टर हूँ, ये कोई रिक्वेस्ट नहीं है, ये एक थ्रेट है। मेरे टीम के 9 मेंबर मारे गए हैं, डंजन के अंदर क्या हुआ था मुझे उसकी एक्सप्लेनेशन चाहिए। इस पर जिन्वू कहता है कि ऐसा सोचो कि मैं ही हूँ जिसने तुम्हारे बाकी के 3 मेंबर्स को बचाया है और उनके एम्प्लॉयर होने के खातिर तुम्हें सबसे पहले मुझे थैंक यू कहना चाहिए। और ये सुनकर योनहू शांत हो जाता है और कहता है कि मुझे माफ कर दो। और इसके बाद जिन्वू और सोंगी यहाँ से चले जाते हैं। योनहू हीजन से आकर पूछता है कि वो बंदा आखिर इतना टची क्यों है। हीजन योनहू को बताती है कि जब उस बंदे ने बॉस मॉन्स्टर को हराया था उसकी बॉडी के पास जाकर 3 बार चिल्लाया था और उसी के बाद वो इस तरीके से चिड़चिड़ा हो गया है। आहन आकर योनहू से माफी मांगता है कि मुझे माफ कर दीजिए सर, वो शायद थका हुआ होगा इसलिए उसने आपसे थोड़ी सी बदतमीजी की है। योनहू कहता है कि इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं तो ये सोच रहा हूँ कि हमने अभी तक उसे अपनी गिल्ड में क्यों ज्वाइन नहीं किया है। अगर वो बंदा मेरे खिलाफ टो टू टो जा सकता है तो हमें उसे अपनी गिल्ड में ज्वाइन करना ही होगा। और फिर वो आहन से कहता है कि तुम उसे किसी भी कीमत से व्हाइट टाइगर गिल्ड में लेके आओ। और ये सुनकर आहन सोचता है कि मैं जानता था, मैं सही हूँ जिन्वू के बारे में। इधर जिन्वू जब अपने घर जा रहा होता है तो वो सोचता है कि मैं वरुका को एक्सट्रैक्ट करने में सक्सेसफुल नहीं हो पाया, शायद उसका लेवल मुझसे काफी ज्यादा होगा। फिर वो सोचता है कि चलो कोई ना, मुझे वरुका का डैगर तो मिल गया। इसके बाद वो सोंगी को छोड़कर अपने घर की तरफ जाने लगता है कि तभी सोंगी कहती है कि आज के लिए शुक्रिया, मैं आपसे कल मिलूंगी या फिर परसों। और इसके बाद वो भागते हुए अपने घर चली जाती है और उसके बाद जिन्वू भी अपने घर चला जाता है। इसके बाद वो सुबह जल्दी उठकर जिन्हो के साथ अपनी रेड्स पर जाने लगता है, जहाँ पर वो देखता है कि जिन्हो आज एक अलग ही कॉस्ट्यूम पहन कर आया है। इसके बाद ये दोनों गाड़ी में बैठकर जाने लगते हैं, जहाँ पर वो जिन्हो से रास्ते में सोंगी को उठाने के लिए कहता है। जिन्वू जैसे ही सोंगी को फोन लगा के कहता है कि हम तुम्हारे घर के बाहर हैं, तुम जल्दी आ जाओ। ये सुनकर जिन्हो सोचता है कि आखिर जिन्वू के पास उस लड़की का नंबर कैसे आया और जिन्वू आखिर इतनी फ्रेंडली कन्वर्सेशन उससे कैसे कर रहा है, ये दोनों इतने पास कैसे हो गए। जिन्हो को लग रहा होता है कि जिन्वू और सोंगी के बीच में कुछ चल रहा है। सोंगी जैसे ही गाड़ी में बैठती है तो जिन्वू से पूछने लगता है कि क्या तुम अच्छे से सो पाई, तुम रात में काफी थक गई होगी। और ये सब सुनकर जिन्हो कुछ और ही सोचने लगता है और फिर जिन्हो जिन्वू से कहता है कि सोंगी एक माइनर है सर, जिस पर जिन्वू कहता है तो, और ये सुनकर जिन्हो कहता है कि कुछ नहीं। और इसके बाद ये लोग अपनी रेड पार्टी पर निकल जाते हैं और इसी के साथ ये आर्क खत्म हो जाता है। कौन सुना आपको ये एपिसोड कैसा लगा और इसका जो अगला आर्क है वो भी मैं जल्दी कवर कर दूंगा, तो उसे मिस ना करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मैं मिलता हूँ तुमसे नेक्स्ट एपिसोड में।